नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड की कीमतों में जिस तरह से जोरदार तेजी आई है, इस तेजी के बाद कंज्यूमर को अब क्या करना चाहिए और निवेशकों को किस तरह की रणनीति अब गोल्ड को लेकर के बनाना चाहिए, और साथ ही ज्वेलर्स अब गोल्ड की कीमतों को लेकर क्या मान रहे हैं और डिमांड आगे बढ़ने की उम्मीद है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा आज मिलने वाला है। आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं गोल्ड 29,300 के भाव पर बाई करिए। 29,550 का टारगेट होगा। 29,100 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में, दिन के कारोबार में कच्चा तेल 3440 के भाव पर आप बेचें। 3380 का टारगेट होगा और 3480 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं सिल्वर, और सिल्वर में 42,400 के भाव पर आप बाई करिए। 42,900 का टारगेट होगा। 42,100 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस हफ्ते यानी मंडे से अब तक गोल्ड की कीमतों में किस तरह से तेजी आई है। गोल्ड की कीमतों में अगर हम देखें तो 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच एक बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिली है और 600 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड के दाम यहां पर बढ़े हैं इस हफ्ते। और चांदी में 1200 रुपए से ज़्यादा की तेजी आई है। आइए आपको दिखाते हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरह से गोल्ड के दाम पिछले 3 से 4 दिनों में बढ़े हैं। दिल्ली में 28,725 के स्तर पर था 10 अप्रैल को गोल्ड का भाव, जो आज बढ़कर 29,375 के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई में 28,700 के भाव बिकने वाला गोल्ड 10 अप्रैल को आज 29,350 के स्तर पर है। इसके अलावा अहमदाबाद में 28,975 रुपए का स्तर था गोल्ड का 10 अप्रैल को, जो अब बढ़ के 29,625 के स्तर पर पहुंच चुका है। और जयपुर में 28,725 के स्तर पर था 10 अप्रैल को भाव, जो अब बढ़ के 29,375 के स्तर पर पहुंच चुका है। तो यानी एक हफ्ते में करीब 650 रुपए की तेजी गोल्ड में यहाँ पर देखने को मिली है हाजिर बाजार में। इसके अलावा अगर चांदी की बात करें तो 41,925 का स्तर था 10 अप्रैल को चांदी का दिल्ली में, जो अब बढ़कर 43,175 के स्तर पर पहुंच चुका है। मुंबई में भाव 39,575 से बढ़कर 42,775 हो गया है और अहमदाबाद में 39,050 से बढ़कर 42,775 के स्तर पर पहुंच चुका है। जयपुर में भी करीब 1250 रुपए की तेजी इस दौरान सिल्वर की कीमतों में आई है और ये बढ़कर 42,925 के स्तर पर पहुंच चुका है। तो ये हमने आपको बताया कि अलग अलग शहरों में किस तरह से दाम बढ़े। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई ने एनपीए को लेकर बैंकों के लिए फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर, नए फ्रेमवर्क की 3 साल बाद समीक्षा होगी। रिस्क मैनेजमेंट की 3 कैटेगरी तय की है। नए फ्रेमवर्क की 3 साल बाद समीक्षा होगी। तो आप देख पा रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर। चलिए, और इस बीच इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एचसी सिन्हा है, फॉर्मर बैंकर ओबीसी के। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एनपीए के लिए नया फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार हुआ है, 3 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। पहला कमेंट आपका क्या होगा? एनपीए आज के टाइम में बैंकिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है और सभी लोग चाह रहे हैं कि एनपीए की रिकवरी हो और हर क्वार्टर में एनपीए बढ़ते चले आ रहे हैं। तो आरबीआई ने नए मेजर्स लाए हैं। उनका आइडिया है ये है कि कमेटी के द्वारा एनपीए रिकवरी पर ध्यान दिया जाए ताकि किसी पर अकाउंटेबिलिटी उस तरह की नहीं आए जो अभी कोई डिसीजन लेने में आती है। खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक में ये रखा गया है कि जो एनपीए है काफी लार्ज स्केल में, एक ये भी बात चले बैड बैंक खोल करके उसको ट्रांसफर किया जाए, लेकिन आरबीआई ये चाह रहा है कि नहीं, इंटरनल मेजर्स के द्वारा ही हम लोग एनपीए को कम कर सकते हैं और बैंकों को कुछ लीवरेज दी जाए ताकि वो सेल कर सके एसेट्स को, एसेट रिकवरी कंपनी को, और तब एनपीए की रिकवरी हो और बैंकों को उसे राहत मिले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर ध्यान दिया है कि साहब बैंकों को कैपिटलाइज तभी करेंगे जब उनके पास एक फ्रेमवर्क होगा रिकवरी का, और आरबीआई ये जारी किया है। डिटेल अभी आएगी तब हम लोग को डिटेल पता लगेगा। हाँ। लेकिन मेन इंटेंशन ये है कि मैक्सिमम रिकवरी हो इस फाइनेंशियल ईयर में और ताकि बैंकों के पास फंड हो ताकि वो फर्दर लैंडिंग कर सके।
कुछ डिटेल्स यहाँ पर सामने आए हैं कि अलग अलग कैटेगरी में किस तरह का प्रावधान किया जाएगा। एमडी, सीईओ, चेयरमैन, डायरेक्टर के वेतन या फीस की सीमा तय होगी, ये तीसरी कैटेगरी है। और खराब स्थिति में आरबीआई सरकार को प्रबंधन के बारे में कुछ गाइडलाइन यहाँ पर सौंप सकती है। सब्सिडरी कंपनियों में निवेश को रोका जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही जा रही है। ये ऐसा बताना चाहूंगा कि ये जो गाइडलाइन अभी आई है, ये पहले से रीस्ट्रक्चरिंग में जो सेकंड रीस्ट्रक्चरिंग बैंक कर रहे हैं, हाँ। उसमें ऑलरेडी गाइडलाइन थी कि साहब अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो सेकंड रीस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। बैंक स्टेपिंग कर सकता है, उसके मैनेजमेंट में अपने डायरेक्टर बैठा सकता है, और ताकि उस कंपनी को जो चलाने वाली स्थिति है, जो अगर कंपनी के मैनेजमेंट नहीं चला पा रही है तो बैंक अपने रिमेडिएटिव रख करके उसको चलाए और बैंक को पैसा रिकवर हो। ठीक है, ये मेजर्स लिए जा रहे थे। अब इसको पूरी तरह से एक गाइडलाइन के रूप में स्ट्रीमलाइन करने की बात चल रही है। ओके, ये आ जाएगी, उसके बाद तो एक अच्छी परिस्थिति आएगी। लेकिन जब तक ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट होगी तो मेरे ख्याल से काफी कंपनियां आगे बढ़ करके रिकवरी की ओर ध्यान देंगे, बैंकों को पैसे लौटाएंगे। नहीं मिस्टर सिन्हा, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा, एनपीए को लेकर नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, लेकिन चूंकि आप बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आप ये भली भांति जानते होंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एनपीए को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है? क्या ये एक सिस्टमेटिक एरर होता है या फिर आपको लगता है कि ये जानबूझकर की गई गलती होती है और उसको दूर करने के लिए फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे प्रावधान लाने पड़ेंगे जिससे उन बड़े कॉरपोरेट्स के ऊपर या फिर जिस तरह से एनपीए यहाँ पर जनरेट होता है उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फायदा यहाँ पर दिखे? देखिए, जहां तक एनपीए जो अकाउंट बढ़ जाते हैं उसका कारण ये नहीं कि कोई गलत लैंडिंग हुई है, गलत डीजल हुआ हो। तो जनरली ये क्या होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन अगर हो रही है तो हर चीज स्लो डाउन हो जाता है, रिकवरी भी स्लो डाउन हो जाती है। रिकवरी जो आदमी बेचता है वहां से माल नहीं आता है, या फिर ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, सेल नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब प्लस फॉरेक्स लॉस भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि BS3 व्हीकल को बंद कर दिया जाए 1 अप्रैल से। तो ये इस तरह के जो संवैधानिक डिसीजन आते हैं उससे भी इम्पैक्ट होता है बैंकों का एसेट्स। तो इसमें किसी गलती हम नहीं बोलेंगे, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण एनपी बढ़ता है। तो नेचुरली रिजर्व बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कैसे बैंकों को बचाया जाए, बैंकों की स्टॉक को बचाया जाए, उसके लिए मेजर लिए जाए। जहाँ पर बोनाफाइड मिस्टेक है, जो बोनाफाइड है वहां पर बैंकों को प्रोटेक्ट किया जाए। मलाफाइड तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है। और बड़े लोन जितने भी होते हैं सब कंसोर्शियम में आते हैं और उसमें काफी बैंक इन्वॉल्व रहते हैं, सबकी असेसमेंट होती है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट या गलत इरादा बिल्कुल नहीं रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मनोज धारा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं फोन लाइन पर। मनोज, और इस खबर को लेकर क्या कुछ नई जानकारी मिल पा रही है आपको कि जो ये 3 कैटेगरी यहाँ पर तय की गई है, इसमें कुछ क्या और प्रावधान हो सकते हैं? बेसिकली मृत्युंजय, ये तो एक कंसर्न जो है एनपीए का जो है, इट हैज बीन हाउंडिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड इसका रेजोल्यूशन पर्सपेक्टिव में क्या होगा। दैट इज जैसे आपने सारे मुद्दे जैसे सर भी बता रहे थे यहाँ पर कि प्रोएक्टिवनेस की जरूरत है और गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन मैं सिन्हा साहब से ये पूछना चाहूंगा, अगर हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, कि सर देयर हैज बीन लार्जर स्पेकुलेशन अबाउट एनपीएज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द बैंक्स, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एनी रेजोल्यूशन फ्रॉम द बैंकिंग साइड इज रिक्वायर्ड और एनी इंटीग्रेशन एंड नेटिग्रिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बैंकिंग साइड? मिस्टर सिन्हा, आप सुन पा रहे हैं? जहाँ पर देखें काफी बड़े बड़े अकाउंट हैं जो अभी खतरे के निशान पर आ गए हैं, तो उनको या तो बचाया जाए या उनको एनपीए करके बैंकरप्सी लॉ के अंदर ला करके उसको डिसॉल्व करके मैनेजमेंट चेंज किया जाए। ये 2 तरह के उपाय हैं। तो उसी लाइन पर ये काम हो रहा है कि कोई जरूरी है कि एआरसी जो है वही टेक ओवर करे बैड एसेट्स को। उस कंपनी को कैसे बचाया जाए, उस एसेट को कैसे बचाया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई डिसीजन बैंक लेती है ऐसी स्थिति में तो उसमें ये फियर नहीं रहे बैंकर्स के माइंड में कि साहब कोई एक्शन होगा एनपीए अकाउंट में कुछ भी स्टेप लेने पर। तो इस दिशा में भी रिजर्व बैंक काम कर रहा है और जो गाइडलाइन आई है वो भी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, हमारे साथ दीपक उपाध्याय भी है, न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। दीपक, और इस खबर को लेकर क्या कुछ नए अपडेट्स हैं आपके पास?
देखिए, ये जो एनपीएस लगातार बढ़ रहे थे, उसके बाद खुद अपनी समीक्षा में भी आरबीआई ने कहा था, और ये जो फ्रेमवर्क आया है ये एक बड़ा फ्रेमवर्क और एक बड़ा कड़ा फ्रेमवर्क एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जो बैंक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रबंधन कई बार ढीला रवैया अपनाता था एनपीए को रिकवर करने के लिए। लेकिन अब उनके सामने एक फ्रेमवर्क अगर दे दिया है और उसके कैटेगरीज बना दी गई है, और ये भी कहा गया है कि अगर आप कैटेगरी 1 में पढ़ते हैं तो आपको क्या, आपके लिए क्या नियम कायदे होंगे, 2 में क्या है, और थर्ड अगर बहुत ज़्यादा आपका एनपीए को लेकर ढीला ढाला रवैया है और कैटेगरी 3 में आप आ जाते हैं तो आपके प्रबंधन को हटाया भी जा सकता है। तो ये एक बड़ा कड़ा कदम है, और उम्मीद है इससे आने वाले दिनों में जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उम्मीद इस बात की है कि आने वाले समय में इससे सिस्टम कुछ बेहतर होगा। मनोज, ये जो 3 कैटेगरी यहाँ पर तय की गई है, और आप चूंकि लगातार बैंकर से बात भी करते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि जो प्रावधान यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं इन कैटेगरीज में, ये सफिशिएंट होगा एनपीए की रिकवरी के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, दिस इज होप पर दुनिया कायम है, बट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड वेयर देयर इज अ विलिंगनेस ऑफ द प्रमोटर टू पे। आई एम श्योर कि बैंकर्स जो सर भी हैं हमारे, ये बात से सहमत होगी, विलिंगनेस ऑफ द प्रमोटर इज समथिंग व्हिच हैज टू कम अप, या तो फिर ऐसा प्रोविजन करना चाहिए दैट इज ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बैंकों का हर टाइम पर ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न रहता है कि ARCs हैज नॉट बीन एबल टू टर्न अराउंड द कंपनी। इनफैक्ट ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। दीपक उपाध्याय आपका भी, और मिस्टर सिन्हा आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नए फ्रेमवर्क के बाद एनपीए के मोर्चे पर कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद गोल्ड पर बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं आज गोल्ड पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अनुज गुप्ता है एंजल कमोडिटी के, और साथ ही अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे संवाददाता केतन जोशी हैं अहमदाबाद से, जो आपको बताएंगे कि गोल्ड के दाम बढ़ने के बाद ज्वेलर्स क्या सोचते हैं और क्या ज्वेलरी की बिक्री पर इसका कोई असर पड़ेगा। मेरा सबसे पहला सवाल इनफैक्ट अजय केडिया आपसे ये होगा कि जिस तरह से अभी हमने बताया कि गोल्ड के दाम किस तरह से पिछले 3-4 दिनों में बढ़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये तेजी अभी और कंटिन्यू रहने वाली है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। डेफिनेटली देखा जाए तो जिस ढंग से हमने भी एक्सपेक्ट किया था क्वार्टर 1 में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है गोल्ड के प्राइजेस में, बट क्वार्टर 2 में हमें काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दे रही थी। नो डाउट जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस ढंग से बढ़ा है, हमें लगता है ये रैली है इंटरनेशनल के मापदंड की बात करें तो $1340 का लेवल फिर से देखने मिल सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपया फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट डिस्पाइट दैट 30,500 से 31,000 का रेंज जून तक देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, हमारे साथ केतन जोशी वहाँ पर अहमदाबाद से जुड़े हैं। केतन, पिछले 3-4 दिनों में करीब 600 से 650 रुपए की तेज़ी गोल्ड में आ चुकी है। हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि गोल्ड के दाम किस तरह से बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं। आपसे मैं जानना ये चाहूँगा कि क्या जो तेज़ी आई है गोल्ड की कीमतों में, इसका बिक्री के ऊपर कोई असर पड़ा है? ज्वेलर्स क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदाबाद के एबी ज्वेलर शोरूम में है और हमारे साथ खुद प्रमोटर है मनोज भाई सोनी। मनोज भाई, हमें ये बताइए कि जो 600 रुपया प्रति 10 ग्राम के दाम अभी अभी बढ़े हैं, तो बिक्री के ऊपर कोई असर देख रहे हैं, और आने वाला सिनेरियो आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल असर नहीं है, क्योंकि आने वाले 15 दिनों बाद मतलब अक्षय तृतीया है 28 तारीख को, और सोने के रेट पहले 32,000 तक जा चुके हैं, और लोगों को ये 29,700-800 का भाव भी लेने लायक ही लगता है। और आने वाले दिनों में शादी ब्याह का सीज़न अच्छा ही है, इसलिए लोगों ने अपनी ख़रीदारी, ऑर्डर्स, एडवांस बुकिंग सब उनका जारी है, उनका ऑर्डर देना जारी है।
तो आप क्या ये मानते हैं कि दाम है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे या तो इससे भी ऊपर जा सकते हैं अक्षय तृतीया के दौरान? 28 तारीख को अक्षय तृतीया है। जाने की संभावना है और हम लोग तो अभी ये रेट से भी बेनिफिट में है, क्योंकि अब हमारा जो रुपीज़ कन्वर्ट रेट है जो 64, 70, 50 के करीब है, तो ये भी हमारे पास बोनस ही है अभी। तो इस वजह से भी हमारा सोना 500-700 रुपया 10 ग्राम के प्रति सस्ता ही माना जाना चाहिए। कोई ऑफर आप अभी इस स्थिति में लाकर जी आए? बिल्कुल। जब जब अक्षय तृतीया और इन पवित्र दिनों के हिसाब से लोगों की खरीदारी ज़्यादा होती है, तो हम लोगों ने और सारे इंडस्ट्री ने अलग अलग शहरों में डिस्काउंट्स ऑफर वगैरह डाले हुए हैं। जैसे हमने भी 25 to 50% मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट अभी देना शुरू कर दिया है। मृत्युंजय, एक छोटा सा सवाल, क्या अगर सीरिया का संकट गहराता है जी तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है गोल्ड के दाम पर? जी, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अगर ऐसी गतिविधियां होती रहती है जो युद्ध के कारण होते हैं, तो उस वजह से गोल्ड हमेशा ही बढ़ता रहता है, और ये एक बड़ा कारण है अभी जो गोल्ड बढ़ा हुआ है उसका। तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट की कम से कम अक्षय तृतीया तक तो दाम है वो ऊपर जाने की संभावना है, यहाँ से नीचे नहीं आएंगे, और ज्वेलर्स है वो इस दाम में भी अभी मानते हैं कि अच्छे दाम है खरीदारी करने के लिए। जी चलिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर केतन की तरफ से मिल रहा है कि दाम बढ़े हैं लेकिन बिक्री के ऊपर असर नहीं पड़ा है। आगे यहाँ पर डिमांड और बढ़ सकती है, अक्षय तृतीया और इस मौके पर गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि कंज्यूमर के लिए और निवेशकों के लिए, दोनों के लिए टिप्स क्या है। हमने कई बड़े जानकारों से बात की है और उनसे ये समझने की कोशिश की है कि जो तेज़ी आई है गोल्ड में, ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए और कंज्यूमर को इस तेज़ी पर किस तरह की अपनी राय बनानी चाहिए गोल्ड में खरीदारी को लेकर के। सबसे पहले निवेशकों की बात करते हैं। निवेशकों के लिए जानकारों की ये राय है कि गोल्ड में खरीद कर मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है, और 30,000 का भाव मीडियम टर्म में गोल्ड में वायदा बाजार में MCX पर देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर दाम जा सकते हैं। तो क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ने की संभावना जताई गई है, तो इसका फायदा निवेशकों को मिल सकता है। लेकिन कंज्यूमर के लिए टिप्स ये है कि कीमतों में गिरावट की उम्मीद ना करें, इस उम्मीद में ना रहें कि आगे दाम गिरेंगे तब गोल्ड खरीदेंगे। अगर आपको शादी ब्याह के लिए गोल्ड खरीदना है तो आप धीरे धीरे परचेजिंग गोल्ड की शुरू कर सकते हैं। कम से कम जो भी आपका टारगेट है उसका 50% गोल्ड अभी आप खरीद सकते हैं, ये जानकारों की राय है। लेकिन जब भी आप गोल्ड खरीदने जाएं, ज्वेलरी खरीदने जाएं, हॉल मार्क देखकर ही खरीदें और वजन और कैरेट का ध्यान जरूर रखें। 995, आपको बता दें कि 995 यानी 22 कैरेट का रेट गोल्ड का होता है, और 999 का रेट मतलब 24 कैरेट का। लेकिन जो मार्केट में आपको गोल्ड ऑफर किया जाएगा वो 995 का किया जाएगा, तो उस हिसाब से भाव के बारे में पता लगाएं। प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट जरूर लें, और साथ ही मेकिंग चार्ज, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज कितना आपके ऊपर लगाया जा रहा है आपकी ज्वेलरी के ऊपर, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। और जो भी आप परचेज करते हैं उसकी पक्की रसीद ज़रूर लें। अनुज गुप्ता, हमने काफ़ी बात की है गोल्ड के ऊपर। अब इंट्राडे ट्रेडर के लिए हमने बात कर ली, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर की हमने बात कर ली, कंज्यूमर की, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को अब गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय, मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड सिल्वर में बाइंग साइड में रहना चाहिए। इंट्राडे अगर हम देखें तो गोल्ड अभी करीबन 29,350 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा डिप मिलता है 50 रुपये का, तो बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे में हमें टारगेट लगता है करीबन 29,500 से लेकर 29,550 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर हम पोजिशनल वाइज देखें तो मुझे लगता है कि 27,800 का स्टॉप लॉस लेके बाई किया जा सकता है। पोजिशनल तौर पे हमें टारगेट 30,500 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है केतन, आखिरी सवाल आपसे। आप ज्वेलरी शॉप पर हैं, क्या कुछ रौनक दिख रही है आपको, या फिर तेजी के बाद कुछ भीड़ कम हुई है? आप खुद क्या महसूस कर पा रहे हैं वहां? देखिए बिल्कुल, यहाँ तो खरीदार लगातार आते रहते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग काउंटर पर लोग आना शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि दाम बढ़े है इसलिए कोई आना नहीं चाहता, लेकिन अलग अलग खरीदारी उनकी जारी है। और जैसा कि यहाँ ज्वेलर्स ने बताया कि ये ही एक मौका है, शायद आगे दाम है वो 32,000 तक भी जा सकते हैं। तो इसी अनुमान लगाकर लोग है वो अभी खरीदारी कर रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत यहाँ से खरीदारी कर लेंगे, अगर दाम गिरेंगे तब भी फायदा है, अगर ऊपर जाएगा तब भी फायदा है। तो यहाँ पर जो माहौल ऐसा है कि लोग खरीदारी करने के लिए तो आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया केतन आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए ग्राउंड पर इस तेजी का क्या इम्पैक्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप कुछ और काउंटर की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। गोल्ड के बाद बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में आज के लिए अनुज गुप्ता किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा, बाय या सेल? देखिए क्रूड में हमें लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। हालांकि कल थोड़ा डिप आया था, बट मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 3490-3500 तक देखने को मिल सकता है, और नाइमेक्स में हमें लगता है कि $54 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके,
मेटल मार्केट के ऊपर आपका व्यू अजय केडिया क्या होगा आज के लिए? मेटल में आपकी टॉपिक क्या है और मेटल में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? मुझे अगर पूरे बेस मेटल की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखा है। अभी मुझे लगता है कि सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो 370 का काफ़ी अहम लेवल था, वो तोड़ चुका है। 367 368 पे बेच के चलिए, नीचे में 62 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं कॉपर में। ओके, हमारे साथ कॉलर है प्रहलाद चूरू राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद। सर हेलो जी पूछें। हाँ सर, गुआर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या हो रहा है? किसान है, 5,000 का भाव दिखाएगा क्या सर? क्या ग्वार का भाव 5,000 रुपए तक जा सकता है? क्या कमेंट होगा आपका अजय केडिया ग्वार के ऊपर? मुझे जगह देखा है जनवरी से हम कंटिन्यू कह रहे हैं ग्वार में काफ़ी अच्छी तेजी है, बट जो हमारा अपसाइड लिमिटेड रखा था हमने वो 41 से 4200 तक का देखा, तो ऑलमोस्ट हमने वो रीच कर चुके हैं। टाइमिंग मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में रहेगा 3,800 से 4,200 का। अगर 5,000 का टारगेट करना है तो इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको 5,000 का लेवल क्रॉस होते हुए दिखाई देगा। ओके, राहुल है देवास से। पूछिए राहुल। राहुल आप सुन पा रहे हैं? लगता है राहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राहुल सोयाबीन के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे हैं। अनुज, सोयाबीन के ऊपर क्या व्यू होगा आपका? सोयाबीन में तेजी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन क्या ये तेजी अभी आपको कंटिन्यू दिख रही है? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो सोयाबीन के अंदर लोअर लेवल से बाउंस हुआ है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ते हुए भी दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि सोयाबीन और रिफाइंड सोया दोनों में ही तेजी का माहौल बन सकता है। सोयाबीन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 3,050 से लेकर 3,100 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है, तो सोयाबीन मुझे लगता है कि अच्छा काउंटर रहेगा बाइंग साइड के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सोयाबीन बाइंग साइड के लिए अच्छा काउंटर रहेगा, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा चीनी के ऊपर क्या व्यू होगा आपका अजय केडिया? चीनी में आज तेजी है, लेकिन चीनी के ऊपर खबर यह भी आई है कि रॉ शुगर इंपोर्ट की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस खबर को? देखिए पूरा अगर 6 महीने की बात करें तो जो फंडामेंटल है कहीं ना कहीं सपोर्टिव है। बातें चल रही थी 4,4100 के लेवल भी शुगर में दिखाई देगा। गवर्नमेंट की जो प्रोएक्टिव स्टेप है वो कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप करके रखा हुआ है, तो टाइमिंग मुझे लगता है दायरा रहेगा। फंडामेंटल डोमेस्टिक साइड काफ़ी बुलिश है, बट जिस ढंग से गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इंपोर्ट पे नज़र रखी है तो मुझे लगता है प्राइजेस जंप कर सकते हैं, 3,850 तक जा सकते हैं, बट दायरा मेंटेन रहेगा। ओके ठीक है, दायरा यहाँ पर मेंटेन रहेगा, इसका आपको उम्मीद है इस बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि कुछ और एग्री मार्केट में आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। मस्टर्ड के ऊपर क्या व्यू है आपका अनुज गुप्ता? क्या मस्टर्ड में कुछ आपको ट्रेडिंग पोटेंशियल अभी दिख रहा है? देखिए मस्टर्ड में फंडामेंटल साइड जाए तो अराइवल स्टार्ट होने वाली हैं और ऑलमोस्ट हो भी चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने इसका भाव नीचे आते हुए देखे। मुझे लगता है कि मस्टर्ड के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 3,850 से लेकर 3,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मस्टर्ड के अंदर मुझे लगता है कि बिकवाली का एक ट्रेड बन सकते हैं। ओके, तो मस्टर्ड के अंदर एक आप कह रहे हैं कि बिकवाली का ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है, इसको आप इस पर आप नज़र रखें। चलिए कुछ और काउंटर को देखते हैं कि वहाँ पर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं शाम के कारोबार में। आपकी राय कॉपर और निकिल के ऊपर अनुज गुप्ता इवनिंग मार्केट के लिए क्या होगी अगले 5 से 6 घंटे के लिए? देखिए कॉपर में हमने देखा है कि कंसल्टेंट फेज यहाँ पर हो गया और अगर हम देखें तो पूरे हफ्ते काफ़ी गिरावट में हुआ है। टेक्निकल चार्ट पे कॉपर एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि एक कॉपर के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 360 का, टारगेट ऊपर 368 370 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरे अगर निकिल की बात करें तो निकिल भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड कैटेगरी में, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि 5 से 10 रुपये की एक बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी अजय केडिया? मुझे लगता है जिस ढंग से गोल्ड ने रैली की है आज भी कंटिन्यू रहेगा। 29,300 पे बाय करके चलिए, ऊपर में 29,550 से 29,600 तक के लेवल गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। आपकी कॉल अनुज? हमारी कॉल सिल्वर में रहेगी, जहां हमने बाय रिकमेंड किया है। हमें लगता है कि 42,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल अजय केडिया? बेस मेटल पैक में मुझे लगा लेड काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग दिख रहा है। लेड में अगर थोड़ा और बाउंस मिलता है 145.50 तक बेच के चलिए, नीचे में 143 तक के लेवल लेड में देखने मिल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।